अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। परिवारवादी वाली बात तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए। काउंसलिंग है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज एक स्पेशल शो में। जन गण का मन। चुनावी माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लाल किले से आवाज दे दी है कि वो अगले साल अगस्त में भी तिरंगा फहराएंगे। तो फिर समा भी है, दस्तूर भी है और इस वक्त अगर चर्चा है तो सिर्फ इस बात की कि 2024 में किसको कितनी सीटें और क्या इंडिया एनडीए को पस्त कर पाएगा कि नहीं। 2024 को लेकर देश का विश्वास किसके साथ है, इसी पूरे मुद्दे के साथ आज मैं आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी का जन गण मन का सर्वे लेकर आपके सामने आई हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से लाल किले से अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा देने की बात की थी। इससे पहले उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को 2028 में एक और अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती भी दे दी। जुलाई में 26 दलों का इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री के ये बयान उनके आत्मविश्वास को सामने रखता है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि जनता अब उनके साथ है। मोदी का भरोसा कहीं ना कहीं सच साबित होने जा रहा है या इंडिया का दावा यही तय करना है। और इसीलिए ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे ने आज आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की बात कही है। आज मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे सर्वे की मेथोडोलॉजी क्या रही। सर्वे का आंकड़ा आपको दिखाने से पहले इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूं। सर्वे का सैंपल साइज 1,10,662 है, यानी कि 1,10,000 से ऊपर का सैंपल सर्वे है ये। और 60% सर्वे टेलीफोन पर है और 40% डोर टू डोर ग्राउंड पर सर्वे भी हुआ है। इस सर्वे को 15 जून और 12 अगस्त के बीच में किया गया था। सर्वे का मार्जिन ऑफ एरर हर सर्वे की तरह ±3% का है। इससे पहले कि हम सर्वे के पास जाएं, क्या नंबर किसके पास है, मैं आज अपने तमाम गेस्ट को आपसे मिलवाना चाहती हूं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ यहां स्टूडियो में हैं। और मेरी दाहिनी तरफ यानी कि राइट विंग में, राइट साइड में अजय आलोक जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता, पीयूष जी सेफोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस वक्त पीयूष जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि इस सर्वे में ऐसी क्या खास बात है कि हम कह सकें कि ये एक एग्जैक्ट साइंस है। जी नाविका देखिए, जब भी कोई दूसरी एजेंसी हो या फिर रिसर्च एजेंसी हो, तो जब भी अगर आपको स्टेट लेवल पे या फिर ओवरऑल अगर आपको वोट शेयर देखना हो तो वो ओवरऑल जो रैंडम सैम्पलिंग हो उसके हिसाब से ओवरऑल लिया जाता है। लेकिन हमारे सर्वे खास बात यह कि ये सीट वाइज जितनी 543 सीट्स है उस पर हमने 200 से लेकर 250 सैंपल्स कलेक्ट किए। तो इसलिए हमारा ये है कि हम सीट वाइज प्रेडिक्शन है ये, ना कि ओवरऑल बस आपको वोट शेयर बताया और उससे अंदाजा लगाया गया है कि कितना सीट आएगा। ये आपका सीट बाय सीट सर्वे किया गया है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है।
मैं इससे पहले के डिटेल में पॉलिटिकल और राजनीतिक चर्चा पर जाऊं, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं जो हमारे स्क्रीन पर नंबर आने वाले हैं, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि राज्यों की गिनती हम शुरू करेंगे और लोकसभा में सीटें किसको किस राज्य से कितनी मिलने वाली हैं इसका फैसला आज होने वाला है। अब से लेकर अगले 90 मिनट में हम आपको एक एक राज्य में किसको कितनी सीटें आने वाली हैं ये बताने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं वो चुनावी राज्य देखते हैं जिन चुनावी राज्यों में इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, राज्य की तो नहीं लेकिन लोकसभा में यहां क्या होने वाला है हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें होती हैं, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। 11 सीटों में से लगभग 6 से 8 सीटों के बीच में एनडीए को मिलने वाली हैं और इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन को 3 से 5 के बीच में मिलने वाली हैं सीटें। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 50% के है एनडीए की और लगभग 46% यानी कि 4% का फासला है एनडीए वर्सेस इंडिया में। और ये आपके स्क्रीन पर है, 6 से 8 सीटें मिलने वाली हैं एनडीए को, इंडिया को 3 से 5। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के नंबर हैं, इसके बाद हम सीधा चलते हैं, छत्तीसगढ़ चुनावी राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो बिल्कुल साथ लगा हुआ राज्य है, मध्य प्रदेश की सीटों को भी जान लेते हैं कितना है। यहाँ पर 29 सीटों का राज्य है मध्य प्रदेश और यहाँ किसको क्या मिलने वाला है ये देखने से पहले चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में किसको कितना मिलने वाला है। और आपकी स्क्रीन पर सीटों की टैली आ रही है और सीटों की टैली में 24 से 26 एनडीए को, 3 से 5 इंडिया को। ये इस वक्त मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की टैली है इसका प्रेडिक्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ 24 से 26 मिलने वाले हैं एनडीए को और 3 से 5 सीटें इंडिया को, यानी कि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है यहाँ पर जो बीजेपी को चुनौती देता है। 3 से 5 सीटें, याद रखिएगा ये लोकसभा के चुनाव की बात है। अगर आज के दिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो 24 से 26 सीटें मिलेंगी एनडीए को। और अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो वोट परसेंटेज की भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर, लगभग 53% वोट शेयर है एनडीए का और लगभग 40% है इंडिया का। तो छत्तीसगढ़ और हमने देखा इस वक्त मध्य प्रदेश, दोनों के नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। इसके बाद सीधा चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं और यहां अगर लोकसभा चुनाव आज की डेट में हो माफ कीजिएगा तो कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं। राजस्थान में याद रखिएगा कि क्लीन स्वीप हुआ करती थी बीजेपी की, 25 में से 25, लेकिन इस बार शायद थोड़ी सी यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। और इस वक्त जो नंबर राजस्थान के आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उन पर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो ये सर्वे बता रहा है सीधे तौर पर कि ये सर्वे दिखा रहा है कि राजस्थान की सीटें लगभग 23 से 24 सीटें होंगी बीजेपी की और ये स्क्रीन पर 20 से 22 सीटें एनडीए की, 2 से 3 सीटें इंडिया की, अन्य को 0 से 1, यानी कि बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है राजस्थान में लोकसभा में। और ये पहली बार ऐसा होगा 2014 और 2019 के चुनावों के बाद जब बीजेपी शायद कुछ वहां पर नुकसान की तरफ देख रही है। मैं 3 राज्य हमने देखे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आपसे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां पर कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है,
पहले 10 सीटें थी, अब लगभग 6 से 8 सीटें दिख रही हैं। राजस्थान में 20 से 22 सीटें दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में भी 24 से 26 सीटें। पीक पर थे आप इन तीनों राज्यों में, पीक से कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, कम से कम आज की स्थिति ये है। देखिए नविका जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सर्वे, मैं सर्वे पे यकीन नहीं करता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में है चाहे हमारे पक्ष में ना आए, लेकिन सर्वे है, उसका पूरा सम्मान है, ये जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और अभी तो खैर 8 महीने बचे हैं चुनाव में। देखिए मैं छत्तीसगढ़ से शुरू करता हूं। जब छत्तीसगढ़ में हमारी 10 सीटें थी, आज हमें दिखाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में 6 से 8 सीटें। कैसे होगा? जब वहां पे इसलिए होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार में दलित नग्नवस्था में पेरेड करते हैं, इसलिए हमारी सीटें कम हो जाएंगी। क्या इसलिए होगा कि छत्तीसगढ़ अकेली ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री सचिवालय और उनके में कार्यरत जो उनके कर्मी हैं, उनके बच्चों को डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिलती है, जहां खुले आम नौकरी में घूस लेके डिप्टी कलेक्टर तक बना दिया जाता है, चपरासी उपरासी तो छोड़ दीजिए, शिक्षक वगैरह। क्या इसलिए हमारी सीटें कम हो जाएंगी? क्या इसलिए हमारी सीटें कम होंगी क्योंकि खनन घोटाला, खदान घोटाला करके ईडी ने जितने रेड किए हैं, लगभग अभी 300 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अगल बगल मुख्यमंत्री के पकड़ी जा चुकी है। अगर इन सब कारणों से हमारी सीट कम होती है तो पता नहीं, हो सकती है, मुझे लगता है। या इसलिए सीट कम हो जाएंगी कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़वाने का ठेका भूपेश बघेल की सरकार ने ले लिया है। 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का टारगेट दिया गया है, उसको निकालने के लिए अगर हमारी सीटें कम होती हैं तो बहुत अच्छा है। मैं सोचूंगा कि ठीक है, चलिए हमारी सीटें इसलिए कम हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि छत्तीसगढ़ में हम क्लीन स्वीप करेंगे, 11 के 11 रहेंगे। अब आते हैं राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में मुझे क्या बोलना है? ये तो पूरा देश देख रहा है कि एक है जो कभी टेक ऑफ ही नहीं, ऐसे पायलट है कभी टेक ऑफ नहीं करते हैं, हर बार क्रैश हो जाते हैं। चाहे आप उनको लाने वाले थे। अरे हम क्यों लाएंगे भाई? हमारे पास वैकेंसी कहाँ है? हमारे पास वैकेंसी कहाँ है? उनको रनवे ही नहीं मिलता है, वो जाते हैं टैक्सी में, फिर वापस टैक्सी से लौट आते हैं। जी अब ये तो जाने दीजिए, मतलब वो कहते हैं ना कि कोशिश जारी है, रुकावट के लिए खेद है। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? बीजेपी ने पूरी कोशिश नहीं की कांग्रेस को तोड़ने की? मुझे लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी अच्छी है। सर्वे भी बताते हैं, वहां के हिस्टोरिकल एविडेंस जो हैं पॉलिटिकल वो भी बताते हैं, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी दुविधा में बहुत है। अगर उस दुविधा से नहीं निकलेगी तो उसका नुकसान उसे हो सकता है। दुविधा में है और जबरदस्त दुविधा में, अभी भी नहीं पता किसे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार कतार लगी हैं। हुई। हाँ, कतार लगी हुई है। देखिए, ना हम दुविधा में हैं, ना सुविधा में है, ना असुविधा में है। सबसे बड़ी बात है कि जनता का मूड क्या है। आज जनता का मूड एक तरफा मूड है राजस्थान में, जिसमें बोलने मुझे कति अतिशोक्ति नहीं है कि इस सरकार को बदलना है, गहलोत को बदलना है, उनको जाना है। हम क्या, हमसे ज्यादा प्रयास खुद सचिन पायलट करेंगे उनको वापस भेजने की। जहां तक रही सचिन पायलट की बात कि हम लाना चाहते थे, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, भैया कोई इच्छा हमारी नहीं है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं हो कुछ करने की, जो 2-2 बार नदी में छलांग मार के पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, वापस नाव पकड़ के वापस आ गया, वैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में क्या करेगा? क्योंकि बीजेपी में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और अपनी इच्छा शक्ति से राजस्थान हम क्लीन स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अजय वर्मा जी, लोकसभा का अगर प्रिडिक्शन देखा जाए तो अभी हमने 3 राज्य देखे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब ये जरूर है कि 1, 2, 3 सीटों की कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है बीजेपी के खाते में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की लॉटरी निकल गई। कांग्रेस की लॉटरी लोकसभा में अभी भी निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर इन 3 राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि माहौल इंडिया का है, एनडीए का नहीं है, अगर अभी नहीं नजर आ रहा तो बाद में क्या होगा? देखिए मैडम स्पीकर, ये सदन है और सदन का हम बड़ा सम्मान करते हैं और आप उस सदन की चेयरपर्सन है आज, तो मैं मैडम स्पीकर आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं स्पीकर नहीं हूँ, स्पीकर जब चुनाव हो जाएंगे आप खुद इलेक्ट कर लीजिए। नहीं अजय जी, आप खतरा कर रहे हैं। देखिए आजकल निलंबन बहुत हो रहा है, चेयर निलंबित बहुत कर रहा है। मैं आप इस सदन की स्पीकर हैं तो मैं तो मैडम स्पीकर मेरे लिए सम्मानीय है। देखिए एनडीए और इंडिया में एक बेसिक फर्क ये समझ लीजिए कि हमने जो 26 दल बनाए हैं उसमें हमने करीब 13 करोड़ वोट जोड़ी हैं, और जो इन्होंने 38 दल बनाए जिसमें 15 तो यूपी और बिहार से लिए, उनके पास केवल उन सब में इन्होंने 2 करोड़ प्लस करी हैं, केवल 2 करोड़। तो मार्जिन ऑफ
जो इसका डिफरेंस आएगा वो देखिए लोकसभा, अभी लोकसभा से पहले तो हमारे पास 5 राज्य के जो चुनाव है विधानसभा के, जिसमें हम एक तरफा सारे चुनावों जीत रहे हैं। इनकी मध्य प्रदेश वाली हम 150 से 55 सीट लेके जीतने जा रहे हैं 50% कमीशन के, जो ऊपर वहाँ जो नकली मुकदमे 41 ठोके गए हैं हमारी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी पर। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से देश में उन लोगों की जो सत्यता बताते हैं सबूत के साथ, उनके साथ क्या किया जाता है। अब आप बता रही थी अभी छत्तीसगढ़ की, और अभी मेरे ज्ञानी प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो बताने लगे साहब, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने सुर में अपनी पार्टी की बढ़ाई करनी चाहिए, आपकी योग्यता तो उसी में है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स पृथ्वी पर हैं, जमीन पर हैं, धरातल पर हैं, तल पर हैं, भूतल पर हैं, वो भी तो देखने चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ में इस बार 2/3 बहुमत, पहले हमारी 72 सीट थी, अब हम 75 के साथ विधानसभा चुनाव आप ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, 300 की जगह 3000 करोड़ नोट कर लीजिए। क्यों कि जो कैग की रिपोर्ट एक आई है कि 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़, जो कैग की रिपोर्ट आई है कि एक कंपनियों को दूसरी उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया पब्लिसिटी फंड में, जो कैग की रिपोर्ट आई है एनएसए कलेक्शन का 154 करोड़ रुपए अदर्स उससे ले लिया, तो ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। गूगल पे डालें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, ये कैग सरकारी संस्था है, उसकी रिपोर्ट थी। कैग के नाम से सब साहब, कैग के नाम से अगर वोट आने होते तो बहुत से वोट आ गए होते अजय वर्मा जी, लेकिन इससे पहले कि हम कैग और ईडी सीबीआई में फंसे, चलते हैं नंबरों की तरफ, क्योंकि नंबरों में तय होना है किसकी किस्मत खुली, किसकी लॉटरी लगी और कौन घर बैठेगा, कौन सरकार बनाएगा। तो चलते हैं अगली जो 3 राज्य हैं, मैं आपको बताने वाली हूं नंबर, वो हैं हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। अब यहां पर सिचुएशन इंडिया की बहुत अच्छी नजर आ रही है, और इससे पहले कि राजनीति की हम चर्चा करें, मैं सबसे पहले हरियाणा के नंबर लेना चाहती हूं। स्क्रीन पर 10 सीटें हैं हरियाणा में, और हरियाणा के नंबर अगर हम स्क्रीन पर डालें तो हरियाणा में आप देखेंगे कि किस तरह इस बार भी चुनौती है। 10 की 10 सीटों में हरियाणा में बीजेपी कितनी लेकर जाएगी, सबसे 6 से 8 एनडीए का नंबर है। दुष्यंत चौटाला भी हैं यहां पर, और वोट परसेंटेज है 53.2%, यानी कि 53% की अगर वोट परसेंटेज है। दूसरी तरफ इंडिया के नंबर है 42.2, तो ये है 2 से 4 सीटें इंडिया की और एनडीए की 6 से 8। इसमें अगर इंडिया का ब्रेकअप भी देखना चाहें तो हमारे पास मौजूद है, हमारे प्रोड्यूसर अभी डालने वाले हैं उसको, लेकिन हरियाणा की सीटें आपको बताएं 6 से 8 एनडीए की, 2 से 4 इंडिया की। इसके बाद दिल्ली के नंबर पर चलते हैं, और दिल्ली के नंबर बताने वाले हैं आगे की राजनीति क्या होने वाली है। दिल थाम कर सुनिएगा अजय वर्मा जी, आज ही तो शुरू हो गया है कलेश दिल्ली का। यहां पर 7 सीटें हैं, और अगर दिल्ली की सीटें आप देखें तो दिल्ली की सीटों में आप देखेंगे कि हमेशा पिछले 2 चुनाव में तो 14 और 19 के चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास आई थी। इस बार 5 से 6 और इंडिया के पास 1 से 2, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ ये 1 से 2 जो हैं ये आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं, कांग्रेस के पास तो नहीं आने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त असेंबली में आपका है 1-0 का नंबर। तो अजय वर्मा जी, लड़ाई आज से शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कहती है 7 सीटों में से वो कुछ भी आपको नहीं देने वाली, सारी सीटों पर खुद लड़ने वाली हैं। देखिए क्या होगा इंडिया का। मैडम स्पीकर, मैं बताना चाहता हूँ कि एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ले तो आए हैं हम उनको बातों ही बातों में राहों पर, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों पर। आज आपने सबकी घटा के इतनी बढ़ाई है, अगली बार इससे और दगल बढ़ जाएंगे। अगली बार बढ़ के हम जहां हमने तय कर रखा है एनडीए को पहुंचाना, वहां आप भी पहुंचा देंगी। इसके लिए मैं एडवांस में आपको साधुवाद और धन्यवाद दूं। अब दिल्ली का सवाल आता है, तो आप पीछे तो नहीं हटेंगे। मैं पीछे नहीं हटेंगे। आप हमें हमारे नंबर्स को नहीं, अभी तो आपने शुरू किया है ना, तो ऐसे आप बढ़ा के फिर हमारी तरफ जितनी हमने टारगेट कर रखा है वहां आएंगे। देखिए दिल्ली में जहां तक सवाल है, इंडिया का जहां तक सवाल है, भाजपा का जो एक आईटी सेल है और उसके जो प्रमुख प्रोपोगेंडिस्ट हैं, वो लोग इसे किस तरह से प्रोपराइट्स करते हैं, उसको एक एजेंसी बना के चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है, वो उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दिखवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ें ठीक है।
थी, ठीक हैं, ठीक रहेंगी। अब आप ये देखिए, एक घर में 5 लोग होते हैं, उन 5 के विचार नहीं मिलते, लेकिन 70 साल, 60 साल, 50 साल, 70, 80 साल सब लोग मिलके कंबाइंड परिवार बना के रहते हैं, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं। तो इंडिया में तो फिर हमारे 26 दल है और इधर 38 दल है, तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रचारित और भ्रमित करने के लिए दिल्ली में आपके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, और पिछली 2 चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास आई थी इस बार। और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूं अजय आलोक जी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी एक भी सीट कांग्रेस के खाते में छोड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्ताना है इनका, सांप और नेवले वाला। तो कब कौन किसको काटेगा, कब किसको कौन खाएगा, ये कोई नहीं जानता है। ये वही आम आदमी पार्टी है नविका जी, जो कांग्रेस के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आंदोलन से निकल के आए हैं कि आरोप लगते ही इस्तीफा देंगे, और सरकार बनाने की जब नौबत आई तो उसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेके पहली बार सरकार बना दी। उसी दिन पहला चरित्र दिखाया था। तो ये एशियन पेंट की तरह है, एशियन पेंट 9-10 साल के बाद उतरने लगता है ना, तो 9 साल हो गए तो आम आदमी पार्टी का तो रंग उतर रहा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो खो के दूसरे को कितनी जमीन देगी। कंफ्यूजन ये है, हमें कुछ नहीं करना है। दिल्ली की जनता ने 2014-2019 में एक डिसाइसिव मैंडेट दिया था, दिल्ली की जनता इस बार भी डिसाइसिव मैंडेट देगी। ये दिल्ली है, क्या नर्क बना के रख दिया दिल्ली को। अभी लोगों ने बाढ़ देखा, अब लोग डेंगू देख रहे हैं, सब इस तरह से दिल्ली की अव्यवस्था अब तो जाके 3 दिन में कुछ सुधरी है। अब देखिए कुछ काम अच्छा चलेगा। हम ये कह रहे हैं कि परिवार है, शादी है, बच्चे पैदा होते हैं, मिल के रहते हैं, डिफरेंस है। आप शादी करते रहिए, परिवार बनाते रहिए, बच्चे पैदा करते रहिए, देश मोदी जी चला लेंगे भाई साहब। परिवार ने देश बहुत चला लिया, इनको परिवार से बहुत प्यार है। पीयूष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो सर्वे आपने किया है इसमें इंडिया के ऊपर आपको लोगों ने जवाब दिए होंगे कई सवालों के। इंडिया जो गठबंधन बना है, इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी कितनी है? जी बिल्कुल नाविक जी, पहले तो देखिए ये है कि हम हमेशा अलायंस को इस रूप में देखते हैं कि जब भी कोई अलायंस होता है तो हमेशा फ़ायदा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अगर मान लीजिए यूपी में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ था तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका वोट खींच ले आएंगे। तो सेम अगर इंडिया, तो हम उनको पूछते थे कि भाई आप कितना अवेयर हैं इस चीज़ से कि आपको मालूम है कि इन सबका गठबंधन हुआ है। अभी भी उनका जो रीजनल पार्टी हो तो वो उसी को प्रेफर करे। ये हमें बाद में उनको जोड़ के ये देखना पड़ रहा है कि जोड़ने से उनको हो रहा है, और बाद में उनको ये पूछा भी जा रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए शिवसेना है और उनका अगर गठबंधन होता है कांग्रेस का, तो अब आप उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे। तो उसमें कुछ लोग हैं जो बोले कि नहीं हम नहीं देंगे, तो ये भी देखना जरूरी होता है। तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसमें भी हमें मिलता है ये बेसिक, ये फॉलोअप क्वेश्चन रहता है कि भाई देखिए अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो रहता है तो आप करेंगे। तो उसमें कुछ लोग हाँ रहता है और कुछ लोगों का नहीं भी रहता है। तो अजय वर्मा जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ और बट में अगर फंस गई बात तो फिर क्या होगा? इंडिया का 26 से 25 हो जाएंगे। और ये गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अभी बिल पास करना है दिल्ली सर्विसेज का, तो आप लोग दोस्ताना दिखा रहे हैं, लेकिन आगे जाके अरविंद केजरीवाल आपके साथ नहीं रहेंगे। और वो कल अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में ही कह दिया कि 7 की 7 सीटें हम लड़ने वाले हैं दिल्ली में। और पंजाब में आप ही के बाजवा साहब कह रहे हैं 13 की 13 सीटें हम लड़ने वाले हैं पंजाब में। तो ये कौन सा समझौता, ये कौन सा गठबंधन, ये क्या है? ये तो आपने देखा कि बिल किस तरह से पास होते हैं और ऑपरेशन लोटस किस तरह से सफल और सक्सेस होता है। वो तो राजस्थान में रह गया इनके सारे प्रयास करने के बाद भी, वरना कर्नाटक आपको जग जाहिर। ऑपरेशन लोटस के बाद इस जनता के वोट में और जनता की सोच में जो तब्दीली आई है, जो परिवर्तन आया है, जो प्रकृति के साथ अन्याय किया जाता है उसके जो निर्धारित कार्यक्रम में, तो लोग समझ रहे हैं कि ये लोग क्या है। गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। हमने, आपको याद हो कि कहा था एक दिन पहले, हमारे नेता हैं जयराम रमेश जी और प्रभारी हैं हमारे महासचिव हैं, कि लाल किले से झूठ की बरसात होगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, हम बड़ा सम्मान करते हैं कि विश्व में वो नाम वो कहते हैं कि बढ़ा रहे हैं। भाई घमंड तो रावण का नहीं रहा, घमंड कंस का नहीं रहा, घमंड दुर्योधन का नहीं रहा। आपने कहा कि साहब मैं अगली बार लाल किले से फिर झंडा फहराऊंगा। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा, राजनीति में उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी में नितिन गडकरी साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब हैं, कितने सीनियर लोग हैं। क्या एक ही साहब बचे हैं कि वही साहब हैं, मैं आऊँगा, मैं, व्हाट मीन्स ऑफ मैं। लेकिन चलिए भाई, आपका कोई हो सकता है मशीनों से कोई आपसे समझौता हो जिसको आप लगता है कि मैं आऊँगा।
तो ये 5 स्टेट के बाद सारी स्थिति अभी हम लोगों का मैडम फोकस हमारा 5 स्टेट है और हमारी दूसरी टीम जो हमारी तैयारी है वो लोकसभा पे काम कर रहे हैं, हमारे विंग्स काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में जहां तक सवाल है, हमारे समझौते में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने एक सेकेंड कह दिया, आपने देखा हो मीटिंग में, कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हमारे को कोई लालच पद या प्रधानमंत्री बड़े भाई की भूमिका ऐसी निभाएंगे, आपके सबको बोल देंगे कि आइए आप सब कुछ ले लीजिए, हम कीर्तन करने आए हैं, कीर्तन ही करेंगे। चलिए पंजाब का मैं आपको बता दूं यहां पर क्या प्रोजेक्शन आ रहा है। पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब में 13 सीटें हैं। एनडीए को इस बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2 से 3 सीटें मिलेंगी। इंडिया 8 से 12 सीटें लेके जाएंगी। अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ेंगी, कैसे होगा ये देखने की बात है। शिरोमणि अकाली दल 1 से 2 सीटों पर है। ये पंजाब के प्रोजेक्शंस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। 2 से 3 सीटें आएंगी एनडीए की, इंडिया की 8 से 12, जिसमें बीजेपी जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी स्प्लिट आपको दिखाया जा रहा है वहां स्क्रीन पर। और शिरोमणि अकाली दल को 1 से 2 सीटें आएंगी। और अगर आप देखें तो यहां इंडिया का पलड़ा भारी है और यहां पर इंडिया यानी आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस को लगभग 57% का वोट शेयर है। 19.5% का वोट शेयर एनडीए को, शिरोमणि अकाली दल का 21.2% वोट है। और ये आपको दिखाया जा रहा है पंजाब का आंखों देखा हाल। इसके बाद सीधा चलती हूं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इस वक्त और हिमाचल प्रदेश का हाल, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो प्रोजेक्शन है एनडीए को 3 से 4, इंडिया को 0 से 1, यानी कि जहां लोकसभा का चुनाव होता है, जहां नरेंद्र मोदी के लिए वोट पड़ना है, वहां एनडीए का एडवांटेज हो जाता है। 3 से 4 सीटें एनडीए की, 0 से 1 इंडिया की। उत्तराखंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं उत्तराखंड में कितनी सीटें दिखा रही हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल हमने आपको दिखाया। अगली 5 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तराखंड से और यहां पर अगर आप देखें तो प्रोजेक्शन ईटीजी टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे का है 4 से 5 सीटें आ सकती हैं एनडीए की और ज्यादा से ज्यादा 1 सीट आ सकती है इंडिया की यानी कांग्रेस पार्टी की। और इसमें अगर वोट का परसेंटेज हम देखें तो उत्तराखंड में वोट परसेंटेज में 56% से ऊपर वोट शेयर है बीजेपी का। इंडिया का 35.4% है। ये ब्रेकअप है तो फासला काफी सारा है। और ये उत्तराखंड की सीटें हमने आपको बताई। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, बड़ा स्टेट है, बहुत उथल पुथल है। एनडीए को 48 सीट्स हैं, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और एनडीए को प्रोजेक्टेड है 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को। और इंडिया जिसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों पार्टियां हैं, इनको 15 से 19, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खामियाजा शिवसेना को भी है और कांग्रेस और एनसीपी को भी देखना पड़ेगा। एनसीपी स्प्लिट हो चुकी है इस वक्त, एनडीए में शामिल है। एनडीए 32 सीटों तक जा सकती है और 15 से 19 सीटों के बीच में इंडिया और अदर्स का 1 से 2%। मैं परसेंटेज वोटों की अगर बता दूं तो 46 से ऊपर परसेंटेज है वोट्स की एनडीए के लिए और इंडिया के लिए 41। मैं पूछना चाहती हूं आपसे अजय आलोक जी, जब आप और शिवसेना साथ थे तो लगभग 17 और 18 इस तरह की आप दोनों के बीच में सीटें आया करती थी और कंपैरिजन किया जाए पिछली 2 चुनाव में जो शिवसेना के साथ लड़ा गया था उसमें एडवांटेज एनडीए था। कुछ खामियाजा, कुछ नुकसान। नविका जी, मुझे लगता है कि इसको आप जरा दूसरे ढंग से एनालाइज कीजिए। शिवसेना से हमारा गठबंधन सबसे पुराना था, हमारी आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी थी। शिवसेना हिंदुत्व में बिलीव करती थी, हम हिंदुत्व में बिलीव करते थे। उनको लोग एक्यूज करते थे कि वो कट्टर हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चलते थे।
और उसी के कारण जब बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन हुआ तो न सिर्फ हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बल्कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र पिछली बार भी 2014 और 19 दोनों इस बात के गवाह हैं कि उस आइडियोलॉजी के लोग महाराष्ट्र में पसंद करते हैं। आज उस आइडियोलॉजी को छोड़ के कौन गया? आप ये बताइए कि पालघर के साधुओं की हत्या के जिम्मेदार पार्टी को क्या शिवसेना का जो बाला साहेब का वोटर है, क्या उस आइडियोलॉजी में जाएगा? नेता मिल जाते हैं, वोटर्स नहीं मिलते हैं। ये सच्चाई है और ये कटु सत्य है। और आज मैं कह रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में हम इतने मजबूत हैं कि आप 28 से 32 दे रही हैं, हम किसी भी हालत में 43 से 45 के बीच में रहेंगे। ये दावे के साथ मैं आपको दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, हम लोग रिजल्ट के बाद डिस्कस करेंगे। आनंद दुबे जी, कहीं ना कहीं आपको भी प्रेशर महसूस हो रहा होगा। वहां शरद पवार जी की एनसीपी लगभग सारी की सारी इस तरफ आ गई है। शिवसेना का महत्व कितना रह जाएगा अगर एनसीपी पूरी की पूरी चली गई? कांग्रेस का कितना वजूद है महाराष्ट्र में, ये देखने की बात है। शिवसेना क्या अकेले लड़ पाएगी? गठबंधन जो इस तरफ का कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है आपको। नविका जी नमस्ते। शरद पवार साहब की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ये तीनों एक साथ हैं, तीनों महागठबंधन में है, इंडिया में है। 2019 में चुनाव हुए, 48 में से 41 सीटें उस समय की एनडीए को मिला, जिसमें से 28% वोट बीजेपी का था और 19% वोट शिवसेना का था। आज स्थिति बदल गई है। आज शिवसेना के पास वोट है, शिवसेना के पास जनता है, शरद पवार जी के पास वोट है, शरद पवार जी के पास जनता है। एक नाथ शिंदे जी उनके समर्थक गए हैं, अजीत दादा पवार उनके समर्थक गए हैं, लेकिन जनता कहीं नहीं गई है। यही तो भारतीय जनता पार्टी को दुख भी है और उन्हें डर भी है। आपके सर्वे में जो ये 28 से 32 दिखा रहा है, यह 2023 में दिखा रहा है और आज जो है ये अगस्त है। ये जैसे जैसे समय बीतेगा, जब हम मार्च में आएंगे या हम फरवरी में बात करेंगे, आप देखिएगा कि यही आंकड़ा 10 और 38 में बदल जाएगा। 10 सीटें एनडीए के पास होंगी और 38 सीटें हमारे इंडिया के पास होगी। मैं बड़ी आनंद जी, मैं आऊंगी आपके पास। 8 बज रहे हैं और मैं बता दूं दर्शकों को कि महाराष्ट्र के नंबर आपने देखे, महाराष्ट्र पर काफी डिबेट बाकी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं 8 बजे के टॉप पर गुजरात के नंबर लेकर हम पहुंच रहे हैं दर्शकों के सामने। और गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 सीटें, और पिछले 2 चुनाव से, बल्कि 3 चुनाव से 26 की 26 सीटें, 2009, 2014, 2019 तीनों चुनावों में 26 की 26 सीटें गई हैं बीजेपी को। आज गुजरात में अगर चुनाव हुए तो लोकसभा में 26 की 26 सीटें जाने वाली है एनडीए को। इंडिया को बिल्कुल कुछ नहीं हाथ लगने वाला। और अजय वर्मा जी, ये नंबर ध्यान से देख लीजिएगा। पहले के नंबर आपको पसंद आ रहे थे, शायद ये नंबर भी पसंद आएंगे। 26 की 26 सीटें अगर एनडीए के पास जाएंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ये अलायंस है, कांग्रेस अगर सबको बाकी राज्यों में बांटती रहेगी तो कुछ बचेगा नहीं अपने पास। देखिए, चिर परिचित थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मोरवी की घटना के बाद मोरवी में इतना बड़ा कांड हुआ कि संसार में उसकी बड़ी चर्चा हुई। उसके बाद जब नंबरों का गेहमा आया तो लोगों को लगा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार लोग मन बना चुके हैं वहाँ हमारे इंडिया और एनडीए गठबंधन को। मैं झूठ बोल के कहने लोगों ने उनकी 26 नहीं आएंगी, 0 आएंगी, मेरी 26 आएंगी, नहीं आएंगी। गुजरात में हमारे पास भी हमारे सेवा दल के चीफ हैं लालजी देसाई जी, 300 लोगों का उन्होंने एक बना के एक सर्वे का पैटर्न, और पिछले 45 दिन उन्होंने मूवमेंट देखा था और अपने अलग एजेंसियों से भी हमने कराया था। तो हमारे गुजरात में जो लग रहा है हमको, और जो अभी तो अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग वहाँ 15 मोदी साहब और 10 इंडिया वाले लोग लेंगे। ये हमारा आकलन है। अब आपका आकलन सही बैठेगा या हमारा, अभी दूरी है, समय है, टाइम है, इंतजार है। आज जो आप दिखा रहे हैं, इंतजार पूरा है और इंतजार आप करते रहिए। राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव जायसवाल जी प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिक रेड्डी जी भारतीय राष्ट्र समिति के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।
मैं पूछना चाहती हूं, गुजरात, हमने काफी राज्य देखे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हमने राजस्थान भी देखा, हमने दिल्ली, पंजाब, गुजरात देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया। मैं पूछना चाहती हूं भाटी साहब आपसे, इतना खामियाजा नहीं हो रहा अभी तक एनडीए को जितने हमने राज्य देखे हैं। एक दो सीटें जहां पर पीक पर थे वहां से कम हो रही हैं, लेकिन जैसे गुजरात का राज्य आप देख लीजिए, 26 की 26 सीटें अब भी बीजेपी के पास जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये 26 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, ठीक है, माहौल बहुत अच्छा बना है, क्या सीटें तब्दील कर पाएगा? इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। थोड़ी देर गुजरात पे चर्चा टिकाए रखें तो हमारे भाई अजय आलोक जी को थोड़ी राहत मिली रहेगी, वरना वो बड़े उखड़े से नजर आ रहे थे जब हर राज्य में कहीं 4 सीट कम हो रही थी, कहीं 5 सीट कम हो रही थी, और उन्होंने सर्वे को ही नकार दिया। सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब से पहले नाराज हो जाते थे अगर मीडिया पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे या मीडिया के सर्वे पे प्रश्न चिन्ह लगा दे, लेकिन आज अजय आलोक जी ने कहा मैं इस सर्वे को मानता ही नहीं। तो माहौल तो यहीं से पता चल जाता है। वैसे आप उन पर तीर जो मार रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है अभी। जी 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 देखिए, अब नाविका जी, बड़े ईमानदारी से अगर विश्लेषण किया जाए, अब से 1-1.5 महीने पहले तक इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था कि मोदी जी हार भी सकते हैं या सरकार को कोई खतरा है या मोदी जी को कोई खतरा है। अब जब से इंडिया गठबंधन बना है और माहौल थोड़ा बदलना शुरू हुआ है, तो आज लोग ये तो मानने लगे हैं कि कुछ कम हो रहे हैं। और हमने तो बड़ी ईमानदारी से, जिस समय शुरू हुआ था, मैं हर्षवर्धन जी के साथ 1-2 चैनल पे इस बारे में चर्चा हुई थी, मैंने ये कहा हमेशा बड़ी ईमानदारी से, हालांकि चैनल पे वो बात है, हो सकता है हमारे भाई नाराज हो जाएं, कि कांग्रेस केवल 100 तक पहुंच जाए तो मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस 100 पहुंचेगी कि नहीं? आपने आकलन क्या अब किया? तो 100 से ज्यादा नजर आ रही है। आप हर राज्य में तो उसकी सीट बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की। भाटी जी, दूसरी बात बस क्या मोदी जी हार की कगार पर है और कांग्रेस 100 के आगे बढ़ने वाली? कहा हम लोगों की चर्चा हुई थी, लेकिन आप ये कह रहे थे कि 100 कांग्रेस पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, संभव नहीं दिख रहा है। ये आप ही की बात है, ये लगातार आप कहते रहे। मैंने ये कहा था अगर कांग्रेस 100 पे पहुंच गई तो मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। दूसरा आकलन हम कर रहे हैं तो हर राज्य में, एक गुजरात चलो मैं मान लेता हूं, आप कह रहे हैं गुजरात में हम भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन बाकी हर राज्य में एनडीए कम हो रहा है, ये हर आदमी मान लेगा, एनडीए के लोग भी मान लेंगे। तो कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20 सीट भी कम होंगी। एनडीए 150 के आसपास, 150 तक डिबट जाएगा, मेरा आकलन ये है। बाटी अच्छा, आजा 150 तक निपट जाएंगे। जी 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 एनडीए के और उसका कारण अजय आलोक जी ने कहा था, क्या कारण है जो ऐसा होगा, किस बात से होगा? इस बात से होगा कि अब लोगों को ये मैसेज मिल रहा है, माननीय मोदी जी अमेरिका में घोषणा करके आते हैं कि अब भारतवर्ष में हर साल एक IIT, एक IIM और हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और फिर वही संसद में सवाल पूछा जाता है तो सरकार लिखित जवाब देती है कि पिछले 5 साल में एक भी IIT, एक भी IIM नहीं बना है नया। जब लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं तो लोग समझ रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। अजय आलोक जी, एक शेर है आप लोग के लिए, जी इरशाद, घमंडियों के लिए, घमंडिया गठबंधन के लिए। अब ये आपका सुन लीजिए ना, अभी तो मजा ले रहे हैं, मैं भी, मुझे भी लेने दीजिए। लेकिन हम आपको गाली तो नहीं दे रहे। हम गाली नहीं, घमंडी गाली कहाँ होता है? आप हमें घमंडिया कहेंगे, हम आपको झूठंडिया। चलिए, आप तो घमिया कहते हैं। झूठंडिया, अच्छा, आप घमिया कहते हैं। और झूठंडिया से घमंडिया फिर भी ठीक है। 10 से दिल्ली तो निकल गया ना, तब घमिया बचा। चलिए, घमिया गठबंधन। तो ऐसा शेर आपके लिए है कि कश्तियां बदल के साहिल सैलाब में नहीं जाया करते, जो पार करना है तो हवा का रुख बदल। तो ये एक दूसरे की कश्ती जो बदल रहे हैं ना, उससे ये पार नहीं होगा सैलाब। सच्चाई ये है कि नविका जी, अभी तक आपने 180, और मैंने बोला था कि मैं सर्वे पे विश्वास नहीं करता हूं, चाहे वो सर्वे हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में हो, ये मैंने बोला था। मैंने सर्वे को रूल आउट नहीं किया था, मेरे पूरे सम्मान है सर्वे को। नमिता जी, अभी तक आपने दिखाया, एक बात बस कह दूं, 180 सीटों का आपने मोटा मोटी का आकलन दिखाया। इस 180 सीटों में हम 140 जीत रहे हैं और तभी मोदी जी हार रहे हैं। इस 180 सीटों में आपने जितने स्टेट्स दिखाए, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 स्टेट्स आपने दिखाए अभी। इन 10 स्टेटों में से 8 स्टेट में हमारा वोट परसेंटेज 55 से ऊपर है, 54 है, 52 है, और तब भी मोदी जी हार रहे हैं। अब इतनी खुशफहमी भाई है तो मैं क्या करूं? क्योंकि अब मैं जाने वाली हूं जिन राज्यों की तरफ, वो है दक्षिण के राज्य,
और वहां काफी देर आप क्लीन बोल्ड ही रहेंगे, तो आप इंतजार करिए और मैं गोवा की तरफ जा रही हूं। तो आपने शायद थोड़ा जल्दी कह दिया, क्योंकि अब मैं दक्षिण की तरफ जा रही हूं और कार्तिक रेड्डी जी के चेहरे पर एकदम बड़ी सी स्माइल आ गई है, क्योंकि साउथ की जब सीटों की बात होती है तो कार्तिक रेड्डी जी उत्तेजित हो जाते हैं। सबसे पहले गोवा का लूंगी। अब आप कहेंगे 2 सीटों की गोवा क्यों पूछ रहे हैं आप गोवा के बारे में? इसीलिए क्योंकि कई बार यह कहा गया कि गोवा में मैंडेट चुराया जाता है। तो गोवा में 2 सीटें हैं। 2 सीटें किसकी तरफ जाने वाली हैं? यहां पर तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी है। 1 से 2 सीटें दोनों एनडीए की तरफ, और शायद एक आ सकती है इंडिया की तरफ। तो ये प्रोजेक्शन है, और आधा भरा आधा खाली। मानव जायसवाल जी, ये तृणमूल कांग्रेस को जाएगी जो 1 सीट है, या दे देंगे अजय वर्मा जी की कांग्रेस को? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। कुछ लोग हैं जो सर्वे को नहीं मानते हैं, लेकिन बोलते हैं मैं बहुत सम्मान करता हूं। जब मानते नहीं तो सम्मान कहाँ? सम्मान करेंगे तब ना मानेंगे, छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, वो हवा का रुख बदलने की बात करते हैं। तो भैया विश्व गुरु तो हम है नहीं कि हम हवा का रुख बदल देंगे। हम विष्णु को मानते हैं, वही हमको पार लगा देंगे, ये भी आप मानते हैं। तीसरी बात, आपको पता है नाविका जी, इंडिया जो शब्द है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो हमारी और आपकी आत्मा है। इंडिया हमारी और आपकी आत्मा है, और वो जो आत्मा है वो किस कारगर रूप से काम कर रही है, ये आप लोगों को पता चल गया है। मोदी जी को उससे पहले पता चल गया है, भाजपाइयों को उससे ज्यादा भय भी हो गया है। और ये भयावह स्थिति हमारी वजह से नहीं है, ये टीएमसी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, इसकी वजह से नहीं है। ये जो शब्द है ना इंडिया, जो आत्मा है इस देश की और हर युवा की, उसकी वजह से है। और जहां तक बात है गोवा की, तो हमने क्या बोला है, हमारे नेता ने क्या बोला है, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां जहां विपक्ष मजबूत है, जिस क्षेत्र में भाजपा को हराने के लिए जो मजबूत है, हम उसका समर्थन करेंगे। और आपको पता भी है ना कि ये गोवा का इलेक्शन कुछ ही दिन पहले हुआ था, हम लोग को लगभग 7% वोट मिले थे। हमने एक कोशिश करी थी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता, लोकल नेता थे, वो स्लिप करके भाजपा में चले गए थे। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उल्टी गंगा शुरू हो गई। भाजपा के नेता दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, तो पूरा देश जान रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई भाजपा से नहीं होने वाली है, भारत लड़ रहा है मोदी जी। लेकिन मानव जायसवाल जी, मैं ये भी बता दूं कि अभी जो हाल ही में पार्लियामेंट सेशन था, इसमें आपने कहा था कि दिल्ली सर्विसेज बिल जो है वो सेमीफाइनल है। उस सेमीफाइनल में जो हुआ वो भी देश ने देखा। उस सेमीफाइनल में खड़े नहीं हो सके, नंबर आपके पास है नहीं। हाँ, बातें जरूर बड़ी बड़ी हैं, दावे जरूर बड़े बड़े, और बाकी जो अविश्वास प्रस्ताव का जो हाल हुआ लोकसभा में, वो भी आपने देख लिया। तो ये हर आदमी बढ़ा चढ़ाकर अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन कितनी किसकी ताकत है ये जनता तय करती है। और इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस में, लेकिन मैं दक्षिण की मैंने बात की, तो मैं दक्षिण की कुछ सीटें आपको बताना चाहती हूँ। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक और तेलंगाना, इन 5 राज्यों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यहां 25 सीटें हैं। 25 सीटों में किसको कितनी जाने वाली हैं, देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश की सीटें आ रही हैं। 24 से 25 सीटें जो हैं वो जगन रेड्डी की पार्टी YSRCP को जाने वाली हैं। 51% लगभग उनका वोट शेयर है। टीडीपी को 0 से 1 यानी कि 36.2% का वोट, लेकिन 0 से 1 सीट। ये है आंध्र प्रदेश का हाल। और यहां जगन रेड्डी शायद इंडिया के मेंबर नहीं हैं, ये नोट करना बहुत जरूरी है। तो दक्षिण में मैं नंबर पहले देख लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। इसके बाद कर्नाटक का आंखों देखा हाल आपको बता दूं। यहां पर 28 सीटें हैं। 28 सीटों में एनडीए को 18 से 20, 8 से 10 इंडिया को मिलने वाली हैं, 0 से 1 जेडीएस को। वोट शेयर देखें तो 44.6% एनडीए की तरफ, इंडिया की तरफ 43.3%,
और 8.9% जेडीएस के। केरला की सीटें देख लें, 20 सीटें हैं केरला में एनडीए को 0 से 1, इंडिया को 18 से 20, ये सारी की सारी इंडिया के खाते में जाएंगी। वोट शेयर भी अगर देखें तो लगभग 80% इंडिया का वोट शेयर है और 14.5% एनडीए का वोट शेयर है, अदर्स का 6.3। तेलंगाना की तरफ जाना चाहूंगी और तेलंगाना में अगर आप देखें सीटें, तो तेलंगाना की जो सीटें हैं आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, 17 सीटें हैं तेलंगाना में और इसमें 9 से 11 सीटें कार्तिक रेड्डी जी की पार्टी बीआरएस को जाने वाली हैं। इंडिया की तरफ 2 से 3, एनडीए की तरफ 2 से 3 और इंडिया की तरफ 1 से 2 सीटें आने वाली हैं। तो यहां पर भी केसीआर राव और बीआरएस पार्टी का जो बोलबाला है वो रहने की गुंजाइश दिख रही है। 3 से 4 सीटें इंडिया की तरफ आने वाली है और ये तेलंगाना का सूरते हाल है। कार्तिक रेड्डी जी, तमिलनाडु एक स्टेट रह गया लेकिन तेलंगाना में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। कर्नाटका में डिवाइडेड हाउस है, कांग्रेस को कुछ फायदा जरूर होगा, बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, केरला में भी इंडिया को गेन होगा। पर चलिए एक बार तमिलनाडु भी देख लेते हैं। 40 सीटें जिसमें 39 सीटें तमिलनाडु की, पौंडीचेरी की एक वो यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे। 39 सीटों में तमिलनाडु की सीटें अगर प्रोजेक्शन की तो डीएमके जो इंडिया का पार्ट है 30 से 34 सीटें इंडिया को जाएंगी, 4 से 8 सीटें एनडीए को और एआईएडीएमके बीजेपी मिलाकर और अन्यों को 0 से 2। कार्तिक रेड्डी जी, साउथ में बीजेपी का बोलबाला है नहीं, जो है सो कर्नाटक में और वहां नुकसान। क्या इसका सीधे तौर पर मतलब है कि जो फायदा है वो फायदा इंडिया का है? नमस्कार नाविका जी, अभी तो आपने आंध्र प्रदेश का सीट का ब्रेकअप ने बताया आपने, वहाँ तो वाईएसआर कांग्रेस का तो तकरीबन 25 में से 24 या 25 सीट जीतने का मौका है वहाँ पे। और आपको तेलंगाना में आप तो अब साफ साफ आपकी सर्वे में, आप ही की सर्वे में हो या किसी भी सर्वे में हो, हर सर्वे में ये साफ पता चलता है कि तेलंगाना के प्रजा हमारे लीडर केसीआर साहब के साथ है। और कौन से भी चुनाव हो तकरीबन 10 साल से हर इलेक्शन में केसीआर साहब का हाथ जिता रहे हैं हमारे लोग, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब ये बात हो गई कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस की, मैं पहले उनकी बात करना चाहता हूँ। मैं अभी उनका प्रवक्ता के बात सुन रहा था कि अभी बीजेपी का लड़ाई आज किसी पार्टी से, दल से नहीं, इंडिया से है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि नाम बदलने से अगर कल चुनाव में इंडिया की अलायंस हार गई तो आप ये बताने चाहते हैं क्या इंडिया हार गई? ये बात ठीक नहीं रह गई। और दूसरी बात होगी बीजेपी की, दक्षिण की बात जब भी हुई नाविका जी आपसे, मैं साफ साफ ये बताया आपको कि दक्षिण में बीजेपी 125 सीट में तकरीबन 15 से 20 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। हाँ, अगर बाहर की कोई और अलायंस वाईसीपी आ जाएगी या कौन सी भी और पार्टी बाहर से उनको सपोर्ट करेगी वो अलग बात है, पर कौन सी भी चुनाव रहने दीजिए, अभी तो बात साफ है कि 125 तकरीबन सीटों में बीजेपी और एनडीए के टैली रहेंगी लेस देन 25। मैं 2 बात बताता हूं। अभी कांग्रेस गठबंधन इंडिया की 2 बात हो गई। मैं भी हैदराबाद से, हमें भी थोड़ा शायरी आती है और शायरी भी नहीं आती तो अभी हम शायरी बना भी देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इंडिया लेड अलायंस की हो बात, तो जाने या अनजाने हम जानते हैं सिर्फ तीर मारने। आप ये बात पढ़िए कांग्रेस अलायंस, इंडिया अलायंस की, वो तीर तो चला ले रहे, अभी वो खुद को लग रही है, अपोजिशन को लग रही है या किसी और को लग रही है या लग रही ही नहीं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज कांग्रेस लेड अलायंस की ऐसी है, ना नेता है, ना एजेंडा है, ना नीति है। और दूसरी हो गई बीजेपी लेड अलायंस, और उनका भी शायरी एक है, जाने अनजाने हमको बस पता है बैंड बजाने। अब मोदी साहब को हर एक अच्छी चीज का क्रेडिट दे दो इस देश का और हर एक बुरी चीज का दूसरी और को, ये नहीं होने वाला। ये ऐसा एक बदनसीबी है देश में नाविका जी, 2 ऐसे अलायंस को चुनना पड़ रहा है, 2 ऐसे नेता को चुनना पड़ रहा है। आप जितनी भी सीटें तेलंगाना में जीते, ऐसा तो नहीं होगा कि ना कांग्रेस लेड अलायंस आगे होगी ना बीजेपी लेड अलायंस आगे होगी और आप बना लेंगे सरकार। क्या ये पॉसिबल है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? सवाल है मेरा,
ये कार्तिक रेड्डी जो बोल रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं बोलने है। दीजिए नाविका जी, आप मेरे से प्रश्न पूछे। इसमें हमारा बात एक है, सुनिए एक मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश माय एजेंडा, लेट मी फिनिश माय पॉइंट प्लीज। मैं आपको ये बता रहा हूं नाविका जी, हमने कभी ये नहीं बताया आपको कि हम सरकार बनाएंगे दिल्ली में। हम ये बता रहे थे हम एक ऐसे एजेंडा के साथ देश में आ रहे हैं जो अल्टरनेटिव एजेंडा अदर देन बीजेपी और कांग्रेस लोगों को बताने वाले हैं। इसकी मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने वाले। अगर ज्यादा से ज्यादा सीट अगर तेलंगाना में, मैं भरोसा से आपको बता रहा हूं 12 से 13 सीट जीतेंगे। अगर हम 12 से 13 सीट तेलंगाना में जीतेंगे तो ये बात तय हो जाएगा कि तेलंगाना के लोग हमारे एजेंडा को मान रहे हैं। लेकिन 12 से 13 सीटों से आप सरकार दिल्ली में नहीं बना सकते। और इसीलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अलायंस जिस तरफ है इंडिया के पास है या एनडीए के पास है, अगर वाईएसआर सीपी जो है या बीआरएस इनके ज्यादा नंबर भी आते हैं तो ये कोई इंडिया के साथ तो जाने वाले नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे कमजोर कड़ी है। अगर जो अलायंस की बात कर रहे हैं, जो विपक्षी गठजोड़ है जिसको इंडिया नाम दिया, और कार्तिक रेड्डी जो कह रहे हैं वो उनकी हर बात से मैं सहमत हूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आपकी पार्टी जो पटना में गई थी और नीतीश जी के साथ उठक बैठक वाली तस्वीर वीडियो सबको याद है, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप नाराज हो गए? और जो सबसे बड़ी बात है कि जो दक्षिण की 3 बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके है, वाईएसआर कांग्रेस है और बीआरएस जो टीआरएस से बीआरएस हो गई, इनका अपना प्रभुत्व है जो भाजपा और कांग्रेस से इतर है। तो आपको किसी के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश में 13 सांसद से, 25 सांसद से, 10 सांसद से या 39 सांसद से भी कोई सरकार ना बना सकता है, ना उसमें कोई भूमिका निभा पाएगा। तो आप करना क्या चाहते हैं ये भी तो देश जानना चाहता है। गलत नाविका जी। नाविका जी, हाँ जी, अगली हफ्ता जो पार्लियामेंट में सेशन हुआ था उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो या दिल्ली ऑर्डिनेंस की बिल की बात हो, ये छोटे दलों को ही भागना पड़ा बड़े दलों को। मैं याद करना चाहता हूं, तो मेरे दोस्त पहले बता रहे थे, हमारा 25 सीट हो या 13 सीट हो, अगर सही टाइम में अगर हमारी सीट की जरूरत पड़ती है तो हम बहुत बड़ा शक्ति बन जाते हैं। ये इस तो बात में दम है। दिल्ली की सर्विसेज बिल में तो आपको वाईएसआरसीपी के भी वोट चाहिए थे, आपको बीजेटी के भी चाहिए थे, और बीआरएस ने भी थोड़ी बहुत बैटिंग करी दी। देखिए, अभी जो कार्तिकेय जी बोल रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नविका जी, आप जानबूझ के समझना नहीं, सबको लगता है। नहीं, आप समझाइए ना। वो सीधे थर्ड फ्रंट का इशारा दे रहे हैं भाई। अखिलेश से मिलते ही हैं, वो जिंदा ही हैं, ममता जी है ही। ये आईएनडीए कब खंड खंड होके घमंडिया पखंडिया कब खत्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तुम स्क्रीन पे एडमिट कर रहे हैं कांग्रेस की कहानी खत्म होगी। रंजन जी, अब आप कभी मिलते हैं बीआरएस के साथ तो ऑप्शंस ओपन है। यहाँ कोई कन्वीनर बना नहीं रहा नीतीश बाबू को, तो वहां जाने का कुछ इरादा है? देखिए, नीतीश कुमार जी को तो इन्हें कोसना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जी इनकी दुखती रग है। हम अलग हुए 2015 में। कार्तिक रेड्डी जी की नहीं, कार्तिक रेड्डी जी पर बाद में बात करेंगे। अभी अजय आलोक जी, 2015 में केवल हम अलग हुए थे, 50 से कम पर आकर ये सिमट गए थे। अब मुकाबला होगा, एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ ये है। और बिहार से जो दिल्ली में सत्ता में बने रहने का जो फासला है, उसको एक बड़े आघात के लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि 303 से 272 से नीचे लाने का काम तो बिहार की जनता करने जा रही है। और जहां तक घमंडिया अलायंस या जो भी नाम ये देना चाहें, अब इनकी बातें ज्यादा दिखेंगी। उसके कई कारण हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतनी बात तय है कि घमंड किसका है उन नरेंद्र मोदी जी के भाषण से लगता है। घमंड किसका ये तय होगा। नंबरों पर ही घमंड होता है, और घमंड बिना नंबर के कुछ कहीं खड़ा नहीं होता। तो हम नंबर देख लेते हैं। अब अगले दौर में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, कुछ यूनियन टेरिटरीज, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को। जल्दी से इन सीटों पर हम नजर डालते हैं। 6 सीटें हैं जम्मू और कश्मीर में, और यहाँ इसमें लद्दाख भी शामिल है। इसमें 1 से 3 सीटें एनडीए की, 3 से 4 इंडिया की, 0 से 1 अन्य की दिखाई जा रही हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का ब्यौरा है।
और लद्दाख के साथ, और बाकी की यूनियन टेरिटरीज की डेटा भी अगर हम देख लें तो 6 सीटें यूनियन टेरिटरीज में है, दमन दीव अंडमान वगैरह अगर आप देखें तो चंडीगढ़ भी है। इसमें एनडीए 2 से 4, इंडिया 1 से 3, अन्य में 0 से 1। और पूर्वोत्तर की राज्यों में क्या कहानी बन रही है, मणिपुर के बाद ये राज्य क्या सीटें दिखा रहे हैं, ये बहुत जरूरी होगा देखना। अगर हम सबसे पहले देखें पूर्वोत्तर के राज्यों में तो एनडीए 4 से 6 सीट, इंडिया 3 से 5, अन्य 1 से 3 कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और मानव जायसवाल जी पूरा देखते रहिएगा ये नंबर, आसाम का नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है। आसाम में 14 सीटें हैं और 14 में से बीजेपी को कितनी जाने वाली हैं और कांग्रेस को कितनी, ये आपके स्क्रीन पर बस अगले 30 सेकंड के अंदर आ रहा है। 9 से 11 सीटें एनडीए को, इंडिया को 3 से 4, अन्य को 0 से 1। झारखंड की सीटें भी देख लेते हैं एक बार। झारखंड की सीटें आपके स्क्रीन पर 11 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड की सीटें 14 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड की सीटें 10 से 12 एनडीए में, इंडिया को 2 से 4, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जादू। अजय वर्मा जी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कम है, बड़ा स्टेट है ये झारखंड का, और आपने देखा यहां सीटों में खामियाजा है कहीं ना कहीं। मानव जायसवाल जी, नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में आप देखें, बिहार की तरफ जाएंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश पर, अरे भैया अनुपम जी आप सीधा ही बिहार के नंबर आपने डाल दिए, सस्पेंस हटा दिया। 40 सीटों में से 22 से 24 एनडीए को, 16 से 18 इंडिया को। अब इस पर बहुत बात हो पड़ेगी, चर्चा होनी पड़ेगी, कौन कितने पानी में। अजय आलोक जी, 22 से 24 आपको बिना जेडीयू के, और जेडीयू के साथ इंडिया को 14 से 18। देखिए नविका जी, यहाँ पे राजीव जी भी हैं और हम लोग सबको ही जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिहार में सोशल इक्वेशन क्या है। जेडीयू का अस्तित्व ही बना था आरजेडी के विरोध में। एक बार 2015 में ये गलती हुई जब हम लोगों ने गठबंधन किया, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। 55 पे विधानसभा में आ गए थे, लेकिन ये 17 में गठबंधन टूटा क्यों? क्योंकि जेडीयू का आधार वोट जेडीयू से हट रहा था। मैं उस वक्त जेडीयू का हिस्सा था, इसलिए मैं जानता हूं इस चीज़ को। ये गठबंधन तोड़ने की मेन रीज़न ये थी कि हमारा आधार वोट था अति पिछड़ा महादलित, वो आरजेडी के कारण जेडीयू से घसक के ऑटोमेटिकली बीजेपी में जा रहा था। और आज वो चीज़ पूर्ण तरह से हो चुका है। पिछले 3 उपचुनाव में जहाँ ये पूरा महागठबंधन एक होकर लड़ा था, तीनों के तीनों बीजेपी ने अपने दम पे जीती। हमारे वोट शेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 20 से 22 अगर आप दिखा रहे हैं, 22 से 24 ये परिवर्तित होगा। ये कम से कम होगा 36 से 38 जो एनडीए जीतेगी। जेडीयू का तो खैर अस्तित्व ही समाप्त है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। या तो लालू जी डंप कर देंगे या खुद ही गायब हो जाएंगे। ये खुद ही गायब हो जाएंगे या लालू जी डंप कर देंगे। आप 2014 में देखिए, आप अलग थे बीजेपी से, 2 सीटें आई थी आपकी। जब आप 2019 में 7 लड़े, आपकी 16, इनकी 17 आई थी। पहले 2 और 22 का था। तो अब राजीव रंजन जी, ऐसा क्या होने वाला है कि वही मैं बताना चाहता हूं। जेडीयू की सीटें एकदम उसी का जवाब है 2015, 2014 के बाद 2015 है। बिहार में जब अलायंस, चाहे नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ है, तो फिर उस अलायंस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का फायदा हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो नीतीश कुमार जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आई। अब फर्क आपके आंकड़े, जिसको मैं विश्वसनीय नहीं मानता, सर्वे का सैंपल साइज क्या है, नहीं मैं दो टुक बोल रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। मैं देश के अन्य राज्यों में, दोनों अभी साथी हैं, देश के अन्य राज्यों में जो जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं इस सर्वे से, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये देश की वास्तविक तस्वीर नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी एक बड़ा धक्का लग चुका है, इसलिए कि ये 39 सीटों वाली अलायंस के नेता थे और 22-24 आप बता रही है। मैं तो कह रहा हूं इसे लिखिएगा और चुनाव के बाद हम लोग मिलेंगे, डबल डिजिट में वहां एनडीए नहीं होगी। बिहार की तस्वीर ये है और यही जमीनी सच है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसी तरीके के आंकड़ों का जो फर्क है, अब चाहे वो मार्जिन ऑफ एरर का हो, सैंपल साइज का हो,
किस समय लिया गया, क्या है, वो सब तकनीकी कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सेफोलॉजिस्ट का काम है, वो क्या कहेंगे। लेकिन अब वास्तविक आंकड़े क्या है, इसके जरिए एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को हर जगह बढ़त है। लेकिन वास्तविक तस्वीर, मतदाता जागरूक है, विवेकशील है, समय आने पर वो परिणाम देगा। 150 सीटें अगर हम लोग कह रहे हैं तो 150 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए पार करना मुश्किल होगा। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये 12 अगस्त तक ये सर्वे हुआ है। अब इसमें लेटेस्ट चीजें, बल्कि पूरा मॉनसून सत्र जो पार्लियामेंट का था वो भी इसमें जो उतार चढ़ाव थे सारे इसमें शामिल हैं। हाँ, सैंपल साइज को आप कह सकते हैं 1,10,000 वैसे बहुत बड़ा सैंपल साइज माना जाता है किसी भी इस तरह के सर्वे के लिए, लेकिन बावजूद इसके नंबर पर सवालिया निशान। आप मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद बिल्कुल खत्म होने वाला है और जेडीयू का वजूद आसमान छूने वाला है? देखिए नविका जी, बिहार बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले वाला समीकरण नहीं है। अब राजीव रंजन जी अपनी पार्टी के लिए कहेंगे, अजय आलोक जी अपनी पार्टी के लिए कहेंगे, दोनों वहां पर जिस स्थिति में रहे हैं वो दोनों अलग अलग समीकरण बता रहे हैं। अजय आलोक जी ने उपचुनाव बताया अभी जो इसके पहले हुआ, और राजीव रंजन जी 2015 में चले गए। ये दोनों बताता है कि दरअसल इन पार्टियों का संकट कहां है और इनका जो मजबूत पक्ष है वो कहां है। मेरा यह अनुमान है जो अभी की राजनीति है उसमें एनडीए को बिहार में नुकसान होना तय है। यह संभव नहीं है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे और पुराना वाला परफॉर्मेंस जो 39 सीटें 40 में से जीती थी वो कर पाए। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जो 2014 में सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। एनडीए के तौर पर उसको भले नुकसान हो सकता है और वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि वो साफ हो जाएगी। मेरा मानना है कि भाजपा अकेले 20 से अधिक सीटें पाएगी। नहीं, मैं इसमें एक बात, कितनी सीटें? अब आप बताइए भाजपा की कितनी सीटें? नहीं, मुझे 20 प्लस लगती है, मतलब 20 के ऊपर सीटें होंगी। 22 से 24 मैं वही कह रहा हूं, तो ये लगभग आप सहमत हैं इस डेटा मैं के इससे साथ? लगभग सहमत हूं। मुझे लगता है लगभग यही परिणाम जाने वाला है, इसीलिए मैंने नंबर की बात नहीं की। लेकिन जब राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि एकदम से पलट जाएगा, तो पलटने की कोई वजह तो पता नहीं होगी ना। अधिकतम सीटें 9 हो सकती हैं। भाटी साहब, आप कितनी एक सीटें बात दे रहे हैं? जोड़ना चाहता हूं, अजय जी जब जवाब देंगे तो उससे भी कर लें। बिहार के संदर्भ में एक साइलेंट किलर भी है पॉलिटिक्स में इस समय। कौन है जिस साइलेंट पर ना तो आपके सर्वेयर ने ध्यान दिया है ना आप दे रही हैं। ये जो जाति जनगणना चल रही है, जाति जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में खड़ी रही है पूरे देश में भी और बिहार में भी। और ये लोग ये मान रहे हैं, जो ओबीसी वर्ग है और जो मोस्ट ओबीसी है, कि जाति जनगणना का विरोध करने का मतलब है। पहले नहीं थी, जाति के ऊपर पहले नहीं होता था कि ये नया है। जाति का डेटा सबको मालूम नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई 2011 के डेटा आपके पास थे तो वो तो आपने जारी नहीं किया। आप अब कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहते। अरे हमने कोविड के कारण जातीय जनगणना, एक मिनट में खत्म कर लूं। आपको करना, अरे मैं खत्म कर, कह रहे हैं आप नहीं किया। भाटी साहब एक मिनट में खत्म कर दूं ना, इतना उतावलापन क्यों? अरे रिजल्ट तो आएंगे मई में ना, अभी क्यों लड़ रहे हैं? अभी तो सर्वे देखिए, अभी देखिए 2 बात। सर्वे आपने खारिज कर दी मैडम। अरे भैया सर्वे, एक मिनट सुन लीजिए ना। आप लोग क्या खा के लड़िएगा भाई? उस आदमी से क्या खा के लड़िएगा जिसके दिमाग में मंडल है और दिल में कमंडल है? क्या खा के लड़िएगा? और दूसरी बात, एक घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है। घमंड तो आपका है कि ना मंडल है ना कमंडल है, तभी बीच में बंडल किए रहते हैं। घमंड आपको दिख रहा है, आपके पास ना मंडल है ना कमंडल है, तभी आप बीच में बंडल किए रहते हैं। दिमाग से अब देखिए एक मिनट, अधिनायकवाद और कांग्रेस पार्टी सिखाएगी किसी को। साहब सुन लीजिए, सामा आपको प्रणाम करता हूँ। अधिनायकवाद पे कांग्रेस बोल रही है, भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं, राजीव रंजन जी मुस्कुरा रहे हैं। आपके यहाँ चली हुई है, वहां तय कर लीजिए। पहले अधिनायकवाद वहां तय यहाँ भी उस समय फ्रेम कटना चाहिए था भाटी जी को। हाँ, ये अधिनायकवाद पे यहाँ पर फ्रेम कटना चाहिए भाई, ऑन पॉपुलर डिमांड। हाँ, ये लेकिन ये बताइए कि दोस्ती है कितनी? ये बहुत है ही कितनी? गहरी दोस्ती है। इतनी जल्दी, और इतनी दोस्ती की वजह है, देखिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। बराबर नीतीश कुमार जी की चर्चा आप करते हैं कि नहीं, वैचारिक आपके नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं, भाव मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। देखिए सबसे कांग्रेस पार्टी से मैं जो कहना चाहता हूं, एक बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी का जो साथ है, नीतीश कुमार जी 74 आंदोलन, बिहार आंदोलन के गर्भ से उत्पन्न हुए। किसके खिलाफ? और एक सेकंड,
पहले तो आप लालू जी के साथ उनका स्वाभाविक गठबंधन नहीं मानते, उसका जवाब तो सुन लीजिए। ये बिहार की लड़ाई लंबी है, बिहार की लड़ाई लंबी है, लेकिन ओडिशा और बंगाल और उत्तर प्रदेश बाकी है। उत्तर प्रदेश पर नजरें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के जो चुनावी नतीजे हैं वो तय करने वाले हैं दिल्ली की कुर्सी किसकी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर जाऊं, पहले देखते हैं ओडिशा और उसके बाद बंगाल। ओडिशा में 21 सीटें हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर, और इस वक्त जो नंबर दिख रहे हैं, ओडिशा में एनडीए की 6 से 8, इंडिया की 0 से 1, बीजेडी की 12 से 14। यानी कि अजय वर्मा जी देख लीजिएगा ये नंबर, इसमें ना आप 3 में ना 13 में, यहां बीजेडी आपके साथ जाने नहीं वाली और एनडीए को कुछ फायदा हो रहा है और बीजेडी इनके साथ है। परसेंटेज भी देख लीजिए, एनडीए लगभग 40% और लगभग 44% बीजेडी, 12% के करीब आप इंडिया के हैं। अब बंगाल के नंबर देखते हैं। बंगाल में किसका बोलबाला होगा, क्योंकि 18 और 22 थे नंबर पिछली बार 2019 में बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के। यहां 42 सीट्स का स्टेट है। 42 सीटों में कितने आने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस को और कितने आएंगे इस वक्त जो हम देख रहे हैं बीजेपी को। यह नंबर आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, 16 से 18 लगभग 2019 की टैली है और 23 से 27 इंडिया को, क्योंकि ये सारे कांग्रेस पार्टी के और सीपीएम के और टीएमसी इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो 23 से 27 उनकी सीटें नजर आ रही हैं। वोट शेयर देखें तो लगभग 43% एनडीए का और इसके साथ लगभग 55% इंडिया का, 2% जो है वो अन्य पार्टियों के। मानव जायसवाल जी, 23 से 27 बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है कि खेला नविका जी, हास्यास्पद है। आपके आंकलन ने बड़ा संशोधित तरीका दिया, आपने वो परसेंटेज भी दिया है, 42% बीजेपी या एनडीए और 55% लगभग जो इंडिया हमारा है। अच्छा, ये जो आंकलन है ये कैसे होता है? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इसका रिसर्च एनालिसिस क्या है, कौन सी विंग है कि भाई 12% का गैप है और सीट में से 5 या 6 जो सीटें हैं। सुन लीजिए, बंगाल में सिंगल डिजिट भी क्रॉस नहीं करेगी भाजपा। और जो दूसरी बात, आपने बहुत सारी बातें बोली, पार्लियामेंट में जो हुआ ना नविका जी, हम लोगों को पता था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन हम लोग को पता था कि एक भगोड़ा है, उसको सदन में लाना है, मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी है। आपने मणिपुर और बाकी बहुत सारे पूर्वी राज्यों के आंकड़े दिखाए, आपको जमीनी स्तर पे ज्ञान नहीं है आपके सर्वे वाले। लोगों को पता चल गया है मोदी जी भगोड़े हैं, वो किसी के नहीं सुनते हैं। सब ज्ञान लेके यही बैठे हुए हैं। बापचा का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्षमता रखिए सुनने। अरे सारा ज्ञान का समुद्र आप ही लेके बैठे हुए, चेहरे पे हवाई उड़ रही है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए साहब, नतीजे नहीं है, गुस्सा में क्यों है? आपको उसका ज्ञान नहीं है। अरे थोड़ा मुस्कुरा के बात कीजिए, आप नाराज क्यों होंगे सर्वे देख के? बात करिए, 5-6 भाई बिहार की बात करिए, चुप रहिए। अरे आराम से मुस्कुरा के, मानव जी मुंह बंद करके। अच्छा सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अच्छा दूसरी बात सुनिए, आपकी बात बाद में सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनिए। आप तो सर्वे को ही रूल आउट कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है सर्वे वाले को, ज्ञान नहीं है बाकी लोग को, सब ज्ञान आप ही के पास है। जो पीसीआर आपकी जो चला रही है वह मोदी जी है और इंडिया के लिए राहुल जी है। ये इंडिया जो है उसमें सारे नेता हैं, और ये जो आप करते हैं ना कि मोदी जी वर्सेस राहुल जी, ये जो नैरेटिव जो देश चलाना चाहता है और जो आप चला रही है देश, ये देखिए इंडिया इंडिया को प्रेजेंट करिए। मानव जायसवाल जी, आप एंग्री यंग मैन है, और ऐसे ही AK-47 आपका चल रहा है, डुडू सारी गोलियां हम पर ही छेद देंगे, सारी गोलियां। अरे भैया, अभी 8 महीने हैं चुनाव में, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हम वैसे नंबर दिखाएंगे, काहे इतनी गोलियां बरसा रहे हैं। और पीसीआर में कोई नहीं बैठा है, अनुपम जी हैं मेरे डायरेक्टर, वो बैठे हैं। एक लाइन एक तो संयोजक तय हो जाएगा तो मोदी जी के सामने उनका चेहरा आ जाएगा। अभी तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता, और मैं ये मानता हूँ कि यही चेहरा होना चाहिए, इसमें संदेह क्यों होना चाहिए? ये जो चेहरे की बात आप जो कर रहे हैं ना, चेहरे पे चेहरा वो मोदी जी ने कर लिया है। पिछले 9 सालों में इतने चेहरे उन्होंने बदल लिए हैं,
इतना और चेहरा मुखौटा उन्होंने डाला। और मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, आपने मुझे कहा 12% में और आप इतना सा फर्क बता रही हैं। मैं आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शन में बंगाल में 10% का फर्क था, लेकिन इनकी सीटें आई थी 77 और आपकी 220 के करीब। तो कम से कम ये, लेकिन उत्तर प्रदेश भी तय करने वाला है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के आप नंबर देखें तो यहां बीजेपी को सबसे बड़ी विक्ट्री जो थी वो उत्तर प्रदेश की बदौलत 71 सीटें थी 2014 में, 62 सीटें 2019 में। 2024 का प्रोजेक्शन ऑन एयर लगभग 69 to 73 सीट्स एनडीए की, 5 से 9 इंडिया की, बीएसपी 0 से 1, अन्य 1 से 3। भाटी जी वोट शेयर भी देख लीजिए भाटी जी, और आपके पास आ रही हूं। यहां वोट शेयर पर 51% एनडीए का, 38% इंडिया का, 6.5% बीएसपी का। भाटी जी ये नंबर। ये 2022 में चुनाव हुए, हमें लगभग समाजवादी पार्टी को अकेले 36% के करीब वोट मिला। न कांग्रेस साथ थी, न आम आदमी पार्टी साथ थी। नहीं, कांग्रेस को 2% जोड़ लीजिए उसको भी। हाँ, नहीं 2% था ना कांग्रेस को। नहीं, ये आप ही हमें शिक्षा देते हैं कि राजनीति में आप ही कह रहे हैं। राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है, 2+2 22 भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है। लेकिन लोकसभा है। नाविका जी, जो बात मैंने बिहार से शुरू की थी, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला पूरा वो करने का। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा खेल इन 1.5 साल में हुआ। इस 1.5 साल में देखिए, ये तो आप सब लोग मानते हैं कि जो हिंदी प्रदेश है हमारे, उनमें कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती है, जातियों में, वर्गों में लोग बटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जातियों की पार्टियां बनी हुई हैं, 8-10 पार्टियां हैं जो अलग अलग, जो बड़ी पार्टियों को 2-3 को छोड़ के, तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जाति के आधार पर बनी हुई हैं। अब से पहले तक वो सब अपने अपने लिए लड़ते थे और उनके वोट बटे हुए थे। इस बार हुआ ये है कि 2 पार्टियां आमने सामने आ गई हैं, जो ध्रुवीकरण हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी। अजय आलोक जी, मैं आप पूरा कर दूं। नहीं, समय कम है मेरे पास, टोटल 3 मिनट है। मैं पूरे नंबर तो दिखा दूं स्क्रीन पर, क्योंकि पूरे नंबर अगर पूरे देश के देखे जाएं तो सीधा आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। एनडीए, इंडिया और अन्य जितने हैं, पूरी सीटों का आपके सामने ब्यौरा आ रहा है। ये नंबर आपके स्क्रीन पर, इंडिया के नंबर अगर आप देखें तो 296 से लेकर 326 तक एनडीए के नंबर हैं, यानी कि सर्वे अब आपको एक्सेप्टेबल है। अजय आलोक जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फिर कहता हूं कि मैं सर्वे पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है ये 326 का आंकड़ा, इसको आप 370 रखिए। ये 370 से कम नहीं रहेगा, 370 से ऊपर से 190 के बीच में इंडिया। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी 24 से 25, बीजेडी 12 से 14, बीआरएस 9 से 11, अन्य 11 से 14। बताइए अजय वर्मा जी, देखिए क्या होगा? मैंने आपको अभी कहा मैडम कि अगस्त का सर्वे है, फिर बदलेगा। पर अगस्त वाला तो आप मान रहे हैं कि यही है। मैं ये बता रहा हूँ, आपने हमें यहाँ पर 70 सीट बढ़ा दी है, समझ लीजिए, इनकी घटा दी है। हमारे ये जो आकलन है और जो चारों तरफ आएगा, अभी आप कर्नाटक से, मैं आपसे दर्शकों वोट शेयर भी देख लीजिए। देखिए, कर्नाटक से मैं सहमत नहीं, और साउथ से हम 100 सीट इनको दूर करेंगे। और हिंदी बेल्ट में इनके प्रिय मित्र थे, जैसे झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उसके दम पर इसमें कोई डाउट नहीं है जो ये कह रहे हैं। और जो और हमारा सर्वे करा कि 150 पर, और ये रिपोर्ट इनके पास आरएसएस की भी है। मैं कांग्रेस की सीटें देखना चाहती हूं, कांग्रेस का प्रोजेक्शन किया जाए, कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी, 100 के पार के 100 से नीचे, क्योंकि भाटी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की इस पर बेट लगी थी। तो इस वक्त अगर हम देखें तो कांग्रेस की सीटें हैं 62 से 80, तो 52 थी 2019 में, अब 62 से 80 इंप्रूवमेंट है, लेकिन 100 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा। जो आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब तो भाटी जी बोले, मुझे लगता है कि ये, और ये सच है, हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से बात करते हैं। मैं ये मानता हूं
कि अगर कांग्रेस 100 तक नहीं पहुंच पा रही है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसमें कोई आप मानते हैं? वोट आपके सर्वे के अनुसार वोट परसेंट एनडीए को 42% दिया आपने, इंडिया को 40% दिया, और अभी पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी शुरुआत हुई है। कांग्रेस पार्टी 2% वोट का केवल अंतर दिखा रहा है आपका सर्वे, वोट का अंतर, और हमें ये 2% ही कवर करना है। हम 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक के जापी के सर्वे के हिसाब से 16 से 18 राज्यों में हम 50% से ऊपर है, और अभी जैसे आपने कहा 7 महीने बाकी है। मैं दो राज्यों पे विशेष कहना चाहूंगा। एक तो हमारे मानक जी वेस्ट बंगाल कह रहे थे इंडिया मतलब आत्मा, इंडिया मतलब आत्मा। अरे कहां गई थी आत्मा ममता दीदी की? ममता दीदी की आत्मा कहां गई थी जब उन्होंने कहा था कांग्रेस, सीपीआई, भाजपा तीनों एक साथ झूला झूले झूला झूले? नहीं, आत्मा को भी झूला झूला अजय जी देखा था। अब एक मिनट मैं खत्म कर दूं। मणिपुर केरला नहीं था, हमने दूसरा स्टेट केरला आपने दिखाया कि हम एक सीट जीत रहे हैं। अरे केरला में यूडीएफ और सीपीएम गठबंधन कैसे होगा? कहां से होगा? ये बहस नहीं होने वाली है। ये बहस की शुरुआत होती है जब नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हैं, और जो नंबर बता रहे हैं 160 से 190 इंडिया के नंबर्स, एनडीए के नंबर्स 296 से लेकर 326 तक, और ये है अगस्त के महीने में जो हमारे नंबर का प्रोजेक्शन है। अभी दिल्ली दूर है, अभी तो कई करवट बदलने हैं राजनीति ने। क्या होता रहेगा, हर महीने हम सर्वे आपके लिए लेकर आएंगे, और हर महीने में कौन आगे कौन पीछे, किसको नफा किसको नुकसान, ये सब बातें देखी जाएंगी। लेकिन आज के नंबर से यह तय होता है कि अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 को फिर से झंडा फहलाऊंगा, फिर से तिरंगा फहराऊंगा, तो शायद उनकी बात सच होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये नंबर जरूर देखिएगा, हमें लिखेगा आप क्या सोचते हैं, जमीनी सच्चाई क्या है। आज जनगण का मन जानने की एक कोशिश की हमने। ये सारे नंबर आपके लिए हैं दर्शकों, और आप क्या समझते हैं, क्या यही नंबर होने वाले हैं 2024 में? देखेंगे। लेकिन इस वक्त समय है सबसे इजाजत लेने का, और तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब आए। हम डिबेट करते रहेंगे कैमरा ऑफ होने के बाद भी। लेते हैं आपसे इजाजत।